Hello dear students, today we will discuss the topic acid, bases and salts from class 10th ICSE board. What are acids? So acids आपने डेली रूटीन लाइफ के अंदर अगर वर्ड सुना हो जो हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ में, सबसे पहले आप फ्रूट्स खाते हैं और फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, these contain citric acid. आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप अनियन लेते हैं और अनियन के अंदर क्या होता है? विनेगर. सो विनेगर इज एसिटिक एसिड. फ्रूट्स के अंदर अगर आप गवा फ्रूट ले रहे हैं या आप टोमेटो ले रहे हैं तो इसके अंदर है ऑक्सैलिक एसिड. आपको ये पता भी होगा, जिन लोगों को किडनी में स्टोन है तो उन्हें डॉक्टर स्पेशली बोलते हैं कि आपको गवा या टोमेटोज़ यूज़ कम करने हैं. रीज़न बीइंग कि जो हमारी किडनी में स्टोन है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सैलेट. सो वो किससे बढ़ता है? ऑक्सैलिक एसिड के साथ. इसी तरह जो टैमरिंड है इट कंटेन्स टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं. अगर आपको कन्वर्ट करना है मिल्क इनटू चीज़, घर पे दूध से पनीर बनाना है तो उसके अंदर आप टार्टरिक एसिड डाल के थोड़ा सा हीट कर दीजिए और आपका बहुत अच्छा पनीर बन जाएगा. आपको कभी हनी बी ने भी काटा होगा. हनी बी स्टिंग जो है उसके अंदर क्या होता है? फॉर्मिक एसिड. एक चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए और बता दूं, एक तो है हनी बी और एक होता है येलो वाला जो वेस्प बोलते हैं जिसको आप. जब आपको वेस्प बाइट करता है तो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है बेस. उस टाइम पे अपने को लगाना चाहिए एक वीक एसिड. और अगर आपको एक हनी बी ने बाइट किया तो अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती है वो एसिड, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड. उस टाइम पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें लगाना चाहिए बेस. इसके अलावा जो आप एसिड्स पढ़ते हैं, आपके घर में कभी बटर पड़ा ख़राब हो जाए तो रेंसिड बटर के अंदर जो आपके पास एसिड होता है दैट इज ब्यूटायरिक एसिड. हमारी स्टमक के अंदर टू डाइजेस्ट प्रोटीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक के अंदर और इसका काम क्या है? टू डाइजेस्ट द प्रोटीन्स. हमारे यूरिन के अंदर एक एसिड होता है दैट इज यूरिक एसिड. सो ये कुछ एसिड्स हैं जो रूटीन में हमारी लाइफ में आ रहे हैं बट हमें उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता. इन एसिड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन है, मोस्ट ऑफ दीज आर सोर. सो एसिड की जो इनिशियल डेफिनेशंस आई थी वो ये थी कि दोज थिंग्स विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिडिक. बट ये डेफिनेशन आज जितने भी हमें एसिड्स पता हैं उन सब के ऊपर अप्लाई नहीं होती है. सो एसिड या बेस या सॉल्ट्स को पढ़ने के लिए हमारे पास अब नए डिफरेंट कंसेप्ट्स भी हैं. तो अब मैं आपके साथ फर्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ. वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, मेन यहाँ पर 3 कंसेप्ट हैं. आर्हीनियस कंसेप्ट, एक है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और एक है लुईस कंसेप्ट. ये 3 कंसेप्ट तो आपको मिलेंगे सारे 11th की बुक के अंदर. बट अभी आपके सिलेबस में जो 10th लेवल तक है वो है आर्हीनियस. या हम थोड़ा सा इसको भी टच कर सकते हैं. लुईस कंसेप्ट 10th लेवल के अंदर नहीं है. तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट. आपकी बुक्स में आर्हीनियस कंसेप्ट नाम नहीं लिखा हुआ बट ये जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं ये कंसेप्ट आर्हीनियस ने दिया था. ये कंसेप्ट है क्या कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन and gives hydronium ion in solution.
अब इसमें आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए HCl है आपके पास, HCl जब डिसोशिएट होगा तो ये देगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन, बट H पॉजिटिव आयन इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो H पॉजिटिव क्या करता है, वाटर के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होके ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। सो 10th लेवल तक हम आप यही पढ़ेंगे बस कि H पॉजिटिव वाटर के साथ कंबाइन होके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। अदरवाइज +1 लेवल पे आप ये पढ़ेंगे, जो इसका एग्जैक्ट सही आंसर है कि H पॉजिटिव आयन 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ टेट्राहेड्रली सराउंड होकर बनाता है H9O4 1 पॉजिटिव। बट ये 10th लेवल में आपकी बुक्स में नहीं है, तो अभी तक आप सिर्फ यही कर जी। मैं आपको बीच बीच में +1 का भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। आप बस यहीं तक कर सकते हैं कि H पॉजिटिव कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सो इट कंबाइंस विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ 2 डॉट्स यहाँ और 2 डॉट्स यहाँ दिखाए हैं, ये मैंने दिखाए हैं कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो वाटर क्या करता है, अपना पेयर इसके साथ शेयर करता है और ये बॉन्ड बनता है इनके बीच में कोऑर्डिनेट, और बनेगा क्या, हाइड्रोनियम। मैं आपको इनका एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। वाटर होता है ये, दो लोन पेयर है वाटर के पास। H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्रोटॉन है ये। तो ऑक्सीजन अपना पेयर इसके साथ करता है शेयर, तो इसके साथ बनेगा O अपना बॉन्ड इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट, O के साथ H लगेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और साथ में लगेगी आपके पास 2 H। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर इसके पास रहेगा। सो हाइड्रोनियम आयन इज H3O पॉजिटिव। बना कैसे, वाटर ने अपना पेयर शेयर किया H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि H पॉजिटिव इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सो एसिड्स के अंदर 10th लेवल में अगर बात करें तो हाइड्रोजन जरूर होगी, अदरवाइज हमारे पास ऐसे भी एसिड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है। बट अभी 10th तक रिस्ट्रिक्ट रखूँगा मैं, एसिड्स वो हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है, और सॉल्यूशन के अंदर वो H पॉजिटिव और आप कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस दे देंगे। तो इसके लिए आप और एग्जांपल देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। इन सब के अंदर H हैं। वो ये कितने H देंगे सॉल्यूशन के अंदर, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक है। सो यहाँ तक के काम में ये है कि एसिड वो हैं जिनके पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हैं और वो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड के अंदर फर्स्ट पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स। तो इसमें फर्स्ट एसिड्स हैं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। दीज कंटेन कार्बन along with हाइड्रोजन। सो इनमें हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन भी होगी, जैसे ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है COOH बॉन्ड COOH। अगर ऑक्सैलिक एसिड डिसोशिएट होगा तो ये देगा COO नेगेटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स +2 H पॉजिटिव आयंस। तो इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड और इसको हम बोलते हैं ऑक्सालेट आयन। तो जो मैं आपको बोल रहा था किडनी स्टोन के अंदर कैल्शियम ऑक्सालेट, यानी कि कैल्शियम होता है +2 चार्ज, ये 2 माइनस चार्ज हैं, सो कैल्शियम ऑक्सालेट क्या हो जाएगा CaC2O4 कैल्शियम ऑक्सालेट। सो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स विच कंटेन कार्बन अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, एग्जाम्पल में आप ऑक्सैलिक एसिड कह सकते हैं, सिट्रिक एसिड कह सकते हैं,
टार्टरिक एसिड कह सकते हैं और एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं। ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। नेक्स्ट है इसके बाद मिनरल एसिड्स और आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो सेकंड इज मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। सो इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज which do not contain carbon and are obtained from minerals। इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट इज इनऑर्गेनिक एसिड बट इट कंटेन्स कार्बन। सो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। ये आप रूटीन में पीते भी होंगे कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, जो भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है या सोडा की बोतल है, सबके अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है, CO2 को डिसॉल्व करो वाटर के अंदर। इसके अलावा सिर्फ अगर आप ये छोड़ दें कार्बोनिक एसिड, जनरली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl, लाइक H2SO4, H3PO4 एक वीक एसिड है, HNO3। सो इन सबको हम कह सकते हैं मिनरल एसिड्स। या फिर ये भी पढ़ोगे कि इसके बनाने के मेथड क्या हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपने सुना होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, HCl के लिए आपने सुना होगा शायद क्राफ्ट्स प्रोसेस। सो ये मैंने वैसे बताए हैं आपको 11th क्लास में। नाइट्रिक एसिड के लिए होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, HCl, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक। फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर एक वीक एसिड है। सो मिनरल एसिड्स कौन से हुए, विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। दीज आर जनरली स्ट्रॉन्ग, HCl, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरिक और नाइट्रिक। नेक्स्ट है इसके बाद हाइड्र एसिड्स। हाइड्र एसिड का मतलब है विच कंटेन हाइड्रोजन विद सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो इसके अंदर आप नाम लिख सकते हैं HF, HCl, HBr और HI। तो यहाँ पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इन चारों में से विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आउट ऑफ दीज फोर विच इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आपको इनको कंपेयर करना हो तो इसका जो आंसर है दैट इज़ HI इज़ स्ट्रॉन्गर। नॉर्मली आपके 10th लेवल तक आपको ये लगता है कि HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट HCl से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HBr और HBr से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है HI। सो HF एक वीक एसिड है इन कंपैरिजन टू HI। और इन चारों की जो फैमिली है इनको बोलते हैं हम हाइड्र एसिड, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआइडिक एसिड। नेक्स्ट इसके बाद जो कैटेगरी है वो है ऑक्सो एसिड्स, या आपकी बुक में उसको लिखा हुआ है ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, विच कंटेन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विद सम अदर एलिमेंट। ये तो मैंने लिखी है आपके 10th वाली डेफिनेशन। अदरवाइज इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि इन विच एसिडिक प्रोटोन is on hydroxyl group, in which acidic proton is on hydroxyl group।
अब मैं आपको इसके अंदर एक और टॉपिक समझाने जा रहा हूँ जो आपकी बुक्स के अंदर नेक्स्ट अभी अगले काम में आएगा। वो ये है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा H2SO4। अब H2SO4 जब आयोनाइज होगा तो ये 2 स्टेप में आयोनाइज होगा। पहले ये देगा H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन, एंड HSO4 नेगेटिव आयन विल गिव H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयन। मीन्स मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ कि H2SO4 गिव्स 2H पॉजिटिव आयन प्लस सल्फेट आयन। अगर ये 2H पॉजिटिव दे रहा है तो इस एसिड की बेसिसिटी मैं भी आपको समझाता हूँ, वो है 2। बेसिसिटी का बेसिकली मतलब क्या है कि कोई भी एसिड इसके अंदर कितने रिप्लेसेबल या आप कह सकते हैं कितने आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन्स हैं। यहाँ पर 2H निकल सकते हैं तो इसकी बेसिसिटी हो गई 2। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 के अंदर इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3H पॉजिटिव आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन, तो इसी की बेसिसिटी है 3 क्योंकि इसने दिए 3H पॉजिटिव। तो ये एक या दो एग्जांपल देख के आपको ऐसा लगता है कि सल्फ्यूरिक एसिड वो है जो 2H पॉजिटिव देगा, फॉस्फोरिक एसिड वो है जो 3H पॉजिटिव देगा। ठीक है, आपको यहाँ लगा यहाँ पर कितने 3, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 2, बट ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि कौन कितने H देता है। इसके साथ ही आपकी बुक के हिसाब से जो नया टॉपिक है दैट इज़ बेसिसिटी, तो वो भी आपको इसी में कवर हो जाएगा। बेसिसिटी का मतलब है कि किसके अंदर कितने रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन्स हैं। तो सपोज कीजिए मैंने लिखा H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम फॉस्फोरस एसिड एंड इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। तो इसके लिए थोड़ी सी मैं +1 बीच में यूज़ कर रहा हूँ। इनके स्ट्रक्चर्स हैं जो वो ये हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन बोली थी कि इन विच एसिडिक प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एसिडिक प्रोटोन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है कि जो इसको H पॉजिटिव छोड़कर जा सकता है, जो यहाँ पर रिप्लेस हो सकता है। आप सबको ये पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन क्या करेगा H के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे कि यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये भी रिमूव हो जाएगा, इसी तरह यहाँ ये भी रिमूव हो जाएगा। सो H3PO3 देगा 3H पॉजिटिव प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन्स। बट इस केस में जो रिप्लेसेबल H हैं दे आर ओनली 2, यानी कि ये हुआ डाइबेसिक, ये हुआ ट्राइबेसिक। ये वाला H रिप्लेस नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ यही H रिप्लेस होगा, तो ये होगा मोनोबेसिक। अब साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ, जो मैंने लिखा है इस फॉर्मूले से भी बन सकता है कि जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। सो बनेगा आपके पास P1 2 3 4, PO4 3 नेगेटिव। इस केस में क्या बनेगा, आयोनाइज होकर आपके पास आएंगे 2H पॉजिटिव आयन्स प्लस HPO3 2 नेगेटिव, H ये वाला P1 2 3 O3 2 नेगेटिव। इस केस में आप देखिए तो एक ही H निकलेगा, H पॉजिटिव प्लस H2 PO2 1 नेगेटिव। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं और एग्जांपल करवाता हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल आप इसमें ये देख सकते हैं, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहे होंगे टोटल 4H।
बट इसके अंदर जो आयोनाइजेबल H है वो सिर्फ एक ही है। आप ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ोगे कि ये मेन जो फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर ये है, और ये एक एल्काइल पार्ट है। एल्काइल मतलब जैसे मिथाइल पार्ट है, ये एक कार्बन। अगर मैं लिखता हूँ CH3CH2COOH, अब आप कहोगे इसके अंदर तो यार 6H आ गए हैं। अगर मैं कहता हूँ CH3CH2CH2COOH 3 2 5 7 8, इसके अंदर 8H आ गए हैं। तो इनकी ये थोड़ा ना है कि बेसिसिटी इसकी 4 है या इसकी 6 है या इसकी 8 है। इनमें जो पार्ट आयोनाइज होना है वो सिर्फ ये वाला है। देखिए अब कैसे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है CH3C+OH। तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज नॉन आयोनाइजेबल पार्ट। आयोनाइजेबल पार्ट इज ओनली दिस वन। तो जब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो इसका बनेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का कोई भी आप एसिड ले लीजिए दैट इज मोनोबेसिक, इसमें से सिर्फ एक ही H निकलेगा। अगर हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया बट उसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये है। अगर मैं बोलता हूँ सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड जिसको आप कह सकते हैं, उसका ये स्ट्रक्चर है। तो अब H2SO4 और H2SO3 दोनों में ही दो दो आयोनाइजेबल H हैं, तो इन दोनों में बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला को देख के नहीं बता सकते कि किसकी बेसिसिटी कितनी है। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? उसका स्ट्रक्चर। जैसे ये वाले में 1, इसमें 2, इसमें 3, इन दोनों में 2-2। एसिडिक एसिड की फैमिली में 1। सो इसी के साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक भी कवर हो रहा है। यहाँ पर बेसिसिटी क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। बेसिसिटी के बेस पे आपके पास अलग अलग टाइप के एसिड हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक। तो मोनोबेसिक के अंदर कौन आया? एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हैं HCl जिसके अंदर है ही एक H। डाइबेसिक के अंदर आपके पास आ जाएगा फॉस्फोरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड। ट्राइबेसिक के अंदर आपके पास आ जाएगा H3PO3। अब इसके अंदर एक नया पॉइंट और है, वो देखिए क्या है कि जो मोनोबेसिक एसिड हैं लाइक HCl, ये जब बेस के साथ कंबाइन होंगे तो ये बनाएंगे नॉर्मल सॉल्ट। मतलब बेस आपके पास हो गया सपोज NaOH, तो ये बनाएंगे सिंपल NaCl प्लस वाटर। ये है एक नॉर्मल सॉल्ट। बट जो आपके पास डाइबेसिक एसिड हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पहले आयोनाइज होके देता है HSO4 1 नेगेटिव, और फिर ये आयोनाइज होके देता है सल्फेट आयन। सो अगर मैं कहता हूँ कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NaOH की रिएक्शन हुई तो फर्स्ट स्टेप के अंदर इसमें बनेगा NaHSO4, और सेकंड स्टेप में इसके अंदर बनेगा Na2SO4। तो ये आपके पास हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो दो सॉल्ट्स यहां पर बने हैं इसको बोलते हैं एसिड सॉल्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। इसका मतलब जो भी आपके पास डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है वो एसिड सॉल्ट भी बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट भी बनाएगा। बट जो मोनोबेसिक है वो क्या बनाएगा? सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट। जैसे कार्बोनिक एसिड है। अब मैं सारी इक्वेशन लिखने की बजाय आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। कार्बोनिक एसिड देता है बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट के साथ अगर मैंने लगा दिया सोडियम तो NaHCO3, ये बन गया आपके पास इसका एसिड सॉल्ट। और अगर मैंने बनाया Na2CO3 तो वो इसका बना नॉर्मल सॉल्ट। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ H3PO4, H3PO4 अब 3 स्टेप्स में आयोनाइज होगा। पहले ये देगा H2PO4 1 नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में देगा ये HPO4 2 नेगेटिव, नेक्स्ट स्टेप में देगा ये PO4 3 नेगेटिव।
कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैं फिर दोबारा बताता हूँ। यहाँ से एक H जब निकलेगा आपको टोटल बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से एक H पॉजिटिव निकला, सो टोटल H और H कितने हो गए, 3H हो गए, PO4 माइनस प्लस कैंसिल। फिर यहाँ पर H और H 2H हो गए, क्योंकि एक ये वाला बनाना अपने को आप, सो 2H PO4, यहाँ पर 2 नेगेटिव है, +1 तो ये क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर एक H और आ गया, अब ये ऊपर वाला बनाना आपको, H PO4 3 नेगेटिव +1 2 नेगेटिव। तो इसके अंदर ये 3 बनेंगे, जिसमें से पहले वाले 2 बनेंगे एसिड सॉल्ट, ये बनेगा नॉर्मल। तो इसके एसिड सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, देखिए आप, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4। आपको जस्ट क्या करना है, उसका सिर्फ जो H पार्ट है, केटायन पार्ट जो इसके अंदर H पॉजिटिव प्रोटॉन पार्ट है, इसी को आपको क्या करना है, सिंपली रिप्लेस करना है विद द मेटल। सो NaH2PO4 सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम फॉस्फेट, ये हो गया आपके पास ट्राई बेसिक। फिर लास्ट एग्जांपल इसके अंदर आप देखिए, टेट्रा बेसिक। टेट्रा बेसिक का मतलब है जो 4H देगा। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो आपके पास है सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड क्या है, SiOH OH OH OH, सो इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। इसके अंदर 4 OH हैं, इसका मतलब ये चारों क्या करेंगे, H पॉजिटिव को रिमूव, और जब इनमें से H निकलेगा तो इसके अंदर क्या बनेगा, SiO4 4 नेगेटिव। ये जो बना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं सिलिकेट +4 H पॉजिटिव आयंस। सो सिलिसिक एसिड इज टेट्राबेसिक, फॉस्फोरिक एसिड इज ट्राइबेसिक, सल्फ्यूरिक, सल्फरस, कार्बोनिक ये सारे डाइबेसिक, और HCl मोनोबेसिक। इसके बाद जो अब हमें टॉपिक करना है दैट इज बेसिस। अभी तक हमने पढ़ा एसिड क्या है। एसिड फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, बेसिकली एसिड क्या है, विच आर सोर इन टेस्ट, ये पुरानी डेफिनेशन है। और नई डेफिनेशन के हिसाब से एसिड क्या हैं, जिनके अंदर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हैं और वो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं। और एक और ज़रूरी चीज़ आप ये भी कह सकते हैं, धीरे धीरे, जैसे अभी शुरुआत में तो डेफिनेशन है, अदरवाइज़ किसी चीज़ को हम देख के थोड़ी ना बता सकते हैं यार कि एसिड है, तो हम क्या यूज़ करते हैं उनके अंदर, इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं लिटमस सोल्यूशन, और एसिड जो हैं दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। सो अब अपना जो मेन टॉपिक है वो है व्हाट आर बेसिस। बेसिस बेसिकली हमारे पास मेटैलिक ऑक्साइड्स हैं या फिर मेटैलिक हाइड्रोक्साइड्स हैं या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ये मेटैलिक ऑक्साइड, मेटैलिक हाइड्रोक्साइड्स या अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हैं, ये सारे के सारे हाइड्रोनियम आयन ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करके देंगे सॉल्ट प्लस वाटर। सो मेटैलिक ऑक्साइड हो, मेटैलिक हाइड्रोक्साइड हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, सब H पॉजिटिव के साथ कह लीजिए, हाइड्रोनियम के साथ कह लीजिए, इनके साथ बनेगा सॉल्ट एंड वाटर ओनली। वाटर ओनली यहाँ पर मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर वाटर के अलावा कुछ और बना तो वो जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होगी। वो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये वाली जो रिएक्शंस है नॉर्मल, ये हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट आप देखिए, मेटैलिक ऑक्साइड आपके पास क्या है। मेटैलिक ऑक्साइड का मतलब है कि आपके पास कोई भी मेटल है लाइक मैग्नीशियम, और इसका आप ले सकते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन हैज O2 नेगेटिव, या फिर हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या है, OH नेगेटिव, मीन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मेटल का ऑक्साइड या मेटल का हाइड्रोक्साइड।
तो सपोज आप ये लिखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। अब ये आपके पास हो गया बेस और ये आपके पास हो गया एसिड, ये दोनों मिलके क्या देंगे, सॉल्ट MgSO4। साथ में क्या आएगा, ओनली वाटर। सो MgSO4 सॉल्यूशन में जाएगा और साथ में आएगा सिर्फ और सिर्फ वाटर। आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एसिड है सल्फ्यूरिक, वो डाइल्यूट एसिड है। इसी तरह आप ले लीजिए कोई मेटल ऑक्साइड और, लाइक सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपने डाल दिया अगर HCl तो इसका बनेगा, ये भी डाइल्यूट HCl है, CuCl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए। सो ऑक्साइड बेसिस क्या हैं, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो मैंने अभी यहाँ पर बोला था ओनली, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ और इसमें भी एक बार आपको समझाता हूँ जो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताने लगा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज, या आप ऐसे कह लीजिए कि मैग्नीशियम की जो स्टेट है वो कितनी है, +2, और यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम की स्टेट है दैट इज़ +2। मैग्नीशियम सल्फेट में क्रिस क्रॉस करके देखिए, ये भी +2 है, ये भी +2 है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के अंदर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, या मैग्नीशियम के आप ऐसे कह लीजिए क्योंकि 10th में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो मैग्नीशियम के चार्ज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये रिएक्शन सिंपली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट अगर मैं ये रिएक्शन ऐसे लिखता हूँ, PbO2 प्लस HCl, अब है तो ये भी देखा जाए एक मेटालिक ऑक्साइड ही है ना ये भी, तो ये बना PbCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो इसके साथ वाटर ओनली नहीं हुआ, वाटर के अलावा क्या आ गया, क्लोरीन। और ये रिएक्शन जो है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ना होकर ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन और दूसरे की रिडक्शन। वो किस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लेड की स्टेट है, आप स्टेट निकाल सकते हैं, यहाँ पर Pb+4 है, प्लम्बिक है, पर यहाँ पर लेड एज प्लम्बस है +2। तो ये +4 से +2 हो गई, डिक्रीज इन द स्टेट, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। HCl में जो Cl के ऊपर चार्ज है वो है -1, और जब कोई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो उसके ऊपर चार्ज होता है 0। ये मैं थोड़ा +1 का बता रहा हूँ आपको। तो इसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हुई, रिडक्शन भी हुई, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन और ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब जो लेड ऑक्साइड है PbO2 ये बेस नहीं है। बेसिक ऑक्साइड वही होगा जो एसिड के साथ रिएक्ट करके देगा सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर वाटर के अलावा कुछ और बन रहा है तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन ना होके रिडॉक्स हो जाएगी और वो जो ऑक्साइड है वो बेसिक नहीं होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास, एक इसके अंदर और पॉइंट है अल्कलीज। सो अल्कलीज बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1 है एंड ग्रुप 2 है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का मतलब होगा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम। ग्रुप 2 का हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनके जो भी हाइड्रोक्साइड हैं उनको हम बोलते हैं अल्कलीज। दीज अल्कलीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। इनकी सबसे बड़ी पहचान ही यही है कि अल्कलीज आर सॉल्यूबल इन वाटर। जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूबल हों, जैसे कि हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट। बट अगर मैं कह रहा हूँ कि वो अल्कली है तो वो पक्का डिज़ोल्व होगी वाटर के अंदर। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो अल्कली का मेटल हाइड्रोक्साइड है वो डिज़ोल्व होगा वाटर में, सॉल्यूबल होगा, और जो नॉन सॉल्यूबल है वो अल्कली में काउंट नहीं होगा। बेस ये भी है, बेस वो भी है। एक बार मैं लिख भी देता हूँ ये बेस क्या बने इनके, LiOH, NaOH। इस फैमिली में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसिक हैं। और इसमें वैसे फर्दर +1 में आता है कि डाउन द ग्रुप इनका बेसिक
करैक्टर जो है वो भी इंक्रीज करता है, इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आपकी बुक में बस ये बताया कि ये सॉल्युबल हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि इनकी सॉल्युबिलिटी भी डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब फिर जो यहाँ डिस्टिंक्शन का पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है पर अल्कली नहीं है, और ये अल्कली भी है और बेस भी है। अल्कलीज वो हैं जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, पर फेरिक हाइड्रोक्साइड या और ऐसे मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे आप कह सकते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक हैं बट अल्कलीज नहीं हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता सकता हूँ मैं यहाँ पर कि जो बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेस हैं और वीक बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में क्या फ़र्क होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर, और वीक बेस है जो पूरी तरह से आयोनाइज ना हो। आयोनाइज होने का यहाँ पर ये मतलब है, एक सिंपल एग्जांपल का, ये आपको मैथ का एग्ज़ाम आया 100 मार्क्स का, अगर आप एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आएंगे, और अगर आप वीक हैं तो आपके मार्क्स अकॉर्डिंगली ही आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है जो फुल्ली डिसोशिएट होगा, वीक बेस जो फुल्ली डिसोशिएट नहीं होगा। सो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर अल्कलीज फिर आ सकते हैं, NaOH, KOH, RbOH। इसके अंदर ये जो ग्रुप 1 के अल्कलीज हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली ग्रुप 2 के। ग्रुप 2 में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये वीक बेसिस हैं, या अगर मैं लिखूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी वीक बेस है। अब जैसे हमने पढ़ा था बेसिसिटी ऑफ एसिड, वैसे ही अब है एसिडिटी ऑफ बेस। सो एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी में था कि कौन कितने H पॉजिटिव दे पा रहा है सॉल्यूशन में, तो इसी तरह एसिडिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कौन सॉल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयन दे पा रहा है। तो जिसके पास जितने OH नेगेटिव उतने ही देगा ना ये। तो NaOH इज मोनो एसिडिक, KOH, RbOH ये मोनो एसिडिक हैं, ये डाई एसिडिक, ये ट्राई एसिडिक, ये मोनो एसिडिक। सो इस तरह से आप देख सकते हैं बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। इस वीडियो के अंदर अभी मैं यहीं पर ब्रेक लगा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा एसिड बेसिस की प्रेपरेशन और देन सॉल्ट। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू।